तो देखो भाई, ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम होता है। ठीक है ना। तो अगर तुमने बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह देखे हुए हैं, ठीक है, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये कंपनीज का क्या रहता है सीन, जो भी बड़ी कंपनीज रहती हैं, ये ना पब्लिक से पैसे लेती है। तो पब्लिक से पैसे अगर तुमने लिए हैं, तो तुमको ये बताना पड़ेगा ना कि भैया क्या कितना प्रॉफिट हुआ, पैसा कहाँ लगा। समझ में आ रहा? पूरा हिसाब किताब जो है। अब कंपनी वाले तो कुछ भी हिसाब किताब बना दे। समझ में आ रहा है? और इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? एक सेंट्रल अथॉरिटी की, जो कि क्या अपॉइंट करे, ऑडिटर एक तरीके से। क्योंकि अगर कोई एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति ये हिसाब किताब को चेक करेगा, तब कंपनी की ऑनेस्टी के बारे में कमेंट कर पाएगा। तब ये जो पब्लिक है, अच्छा पब्लिक में जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, मतलब बेसिकली हम लोग शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, है ना। बाकी हाँ, काम उनके भी आएगा जो बनने वाले हैं, जो सोच रहे हैं। तो एज ए नॉर्मल पर्सन सोचो कि अगर मुझे रिलायंस में, टाटा में, इन सब में इन्वेस्ट करना है, तो कितना प्रॉफिट कमा रही, कितना अल्लाह हो रहा है कि अरे इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट है। वो तो क्या, कुछ भी बना लो अकाउंट्स, कितना भी प्रॉफिट दिखा लो, तो कुछ भी दिखा रही होंगी क्या ये प्रॉफिट्स, दिखा सकते हैं। लेकिन हर कंपनी के ऊपर कंपल्शन है काय का, कि ऑडिट करवाना। और ऑडिट कौन करेगा? सीए। क्लियर है? तो सीए बेसिकली ये देख लेगा कि भैया तुमने एक एक पैसा जो आया गया कैसा हुआ, वो पूरा हिसाब किताब। ठीक है। अब हिसाब किताब में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कॉमर्स बैकग्राउंड है तुम्हारा, ठीक है, तो हिसाब किताब में ये होता है, इधर आ जाओ। ठीक है। तो हिसाब किताब में ये होता है कि भाई अ, जो फाइनल अकाउंट्स हैं, एक साल में बनते हैं, है ना। एक साल का पूरा हिसाब किताब जो है फाइनल अकाउंट्स में होता है। कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और क्या क्या बचा, जो बचा वो बैलेंस शीट में आ जाता है ना। कितने तुम्हारे पास एसेट बचे, कितनी लाइबिलिटी है, इस साल में तुमने कितना क्या बेचा, कमाया, कितना क्या खर्चा किया, वो पीएनएल में आता है। तो वो प्रॉफिट आता है ना। वो प्रॉफिट अगर ज्यादा होता है तो लोग एक्साइटेड होते हैं कि हाँ भाई चलो बढ़िया पैसे कमाया। फिर कंपनी के शेयर के प्राइजेस प्राइजेस बढ़ते हैं। इसलिए ये सारा कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली जो ऑडिटर है, उसकी जिम्मेदारी इस पब्लिक की तरफ है एक तरीके से। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इसीलिए जो ऑडिट है वो परफॉर्म होता है। इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टार्टिंग ही, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो स्टार्टिंग हुई थी, वो इसी कॉन्सेप्ट से हुई। समझ में आ रहा है? किस कॉन्सेप्ट से हुई थी ये? ऑडिट की। फिर इवेंचुअली टैक्स भी आ गया, और वो उसका हाथ अच्छा था, और लॉज वगैरह, तो इसलिए सब चीजें होने लग गई। तो अपन बेसिकली इस ऑडिटर का स्कोप वगैरह जो है, नेचर, ऑब्जेक्टिव, भाई क्या सोच करके करेगा, किस तरीके से करता है ऑडिट, और स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें चेक कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू अपन लोग इसमें चलेंगे। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? ये पूरा मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो तुम मॉड्यूल भी अगर देखोगे ना, तो कंफर्टेबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है एक एंटिटी का, भले ही प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। मतलब एंटिटी, एंटिटी वर्ड मतलब कि, वैसे तो कंपनीज का होता है कंपलसरी, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, ये वैलिड होता है। ठीक है ना। प्रॉफिट हो कि ना हो, मतलब ये मत समझना कि प्रॉफिट होगा तभी ऑडिट होगा। लॉस में भी हो जाता है भाई, गलत दिखा रहे हो आप। कई बार क्या होता है, मकसद होता है शेयर प्राइस बढ़ाना, मकसद कई बार टैक्स बचाना भी हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखा जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म। मतलब अपन ऐसे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में भेदभाव नहीं करते, ज्यादा टर्नओवर कम टर्नओवर, सबका ऑडिट होगा। अगर कंपनी हो तो ऑडिट होगा। बाकी हाँ, एलएलपी और पार्टनरशिप वगैरह में थोड़ा अलग अलग है।
है ना। अपन लोग बेसिक ऑडिट का मीनिंग जो है वो समझ रहे हैं, ठीक है। कंपनी का कंपलसरी होता है, ऑडिट सबका हो सकता है। कंपनी अगर आप हो तो आपको कंपलसरली ऑडिट कराना पड़ेगा, हर कंपनी को कंपलसरली ऑडिट कराना। प्राइवेट पब्लिक दोनों, पब्लिक के तो बल्कि और डिटेल्ड होता है, बहुत सारी चीजें। क्योंकि कंपनी की स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कोई भी व्यक्ति पैसे लगा सकता है। जनरली जो भी बिजनेस होते हैं उसमें भाई मेरा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो मैं ही पैसे लगा रहा हूँ और मैं ही ओनर हूँ, तो मैं अपने साथ थोड़ी ना धोखा कर लूंगा कि गलत प्रॉफिट दिखा रहा हूँ अपने आप को, ऐसा थोड़ी होता है। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, कुछ जो जितने भी लोग हैं, है ना, वो पैसे लगाते हैं और वो पार्टनर भी होते हैं, तो उनके सामने हो रहा है ना जो हो रहा है, क्लियर है। बट कंपनी में क्या है कि बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम बनते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में भी देखो तो 200 मेंबर तक हो सकते हैं ना, लेकिन 200 लोग मैनेज तो नहीं करेंगे कंपनी, कंपनी तो मैनेज 10 ही लोग कर रहे हैं मान लो, ठीक है। कंपनी में जो लोग मैनेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, तो वो जो लोग हैं वो मैनेज करते हैं, क्लियर है। तो उनके ऊपर बेसिकली ये चेकिंग एक तरीके से लग रही है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो ऑडिट करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू कि वो अपना ओपिनियन दे दे। किस पे ओपिनियन दे देगा वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या भाई ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। याद रखना ये जो अभी अपन लोग कर रहे हैं ना, इसका मेन पर्पस है ऑनेस्टी, यानी जैसा दिखा रहे हो एक्चुअल में वैसे ही है कि नहीं, मतलब जो चीज एक्चुअल में है, उसी को दिखा रहे हो कि नहीं, ना ज्यादा ना कम। मतलब पॉइंट ये नहीं है कि तुम लॉस दिखा रहे हो, तुम प्रॉफिट दिखा रहे हो, डजेंट मैटर। कंपनी लॉस में है, इट डजेंट मैटर, लेकिन तुम दिखा सच रहे हो कि नहीं। बेसिकली सच्चाई का ऑडिट हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। चलो, तो रोल क्या होता है, क्या पर्पस होता है ऑडिटर का, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर ऑडिट हो गया तो क्या फायदा ऑडिट का, क्या होता है ऑडिट करने से, है ना। स्टेक होल्डर वर्ड जो है ना, आमतौर पर कंपनी के लिए ये यूज होता है, ऑडिट किसी का भी हो सकता है बट मेनली हम लोग बात करते हैं कंपनीज की। तो कंपनी में ना सिर्फ शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए होते हैं, एम्प्लॉयज जुड़े होते हैं, समझ में आ रहा है। जिन लोगों ने पैसे लगाए वो इन्वेस्टर्स होते हैं, सरकार को देखना होता है टैक्स वैक्स सही आ रहा है कि नहीं, तुम सही सारे लॉस को निभा रहे हो कि नहीं। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो देखते हैं कि भैया हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं, आ रहा है समझ में। तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती हैं, क्लियर है। और इसके बाद ही, मतलब ये सारी चीजें, तुम ये कह लो कि भाई इन सब लोगों का स्टेक होता है किसमें, कंपनी, कि कंपनी कुछ भी कर रही है तो इन सब लोगों पे फर्क पड़ेगा, क्लियर है। इसलिए ऑडिट से इन सबको मतलब होता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, ऑडिट करने से क्या फायदा, कि भैया अगर ये सच है तो सरकार को फायदा है, इन्वेस्टर को फायदा है, क्रेडिटर को फायदा है, सबको फायदा है। सारे लोग थोड़े से रिलीव हो जाएंगे कि हाँ यार चलो सही है, अपन लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो, फिर इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देता है, भैया वो अपना ऑडिट इस पॉइंट ऑफ व्यू करता है कि देखो सब कुछ सही है कि नहीं, क्लियर है ना, ठीक बात है। चलो फिर क्या है, पर्पस एंड रोल ऑफ ऑडिटर। तो स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स ये सारे लोग जो कंपनी से जुड़े हैं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। हमारा स्टेक है, अब जैसे एम्प्लॉई है तो उसका भी शेयर्स नहीं खरीद रखे लेकिन कंपनी में दखल है ना एक तरीके से, इसको बोलते हैं स्टेक। तो स्टेक होल्डर मतलब कि जो लोग जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट जहाँ कंपनी की फैक्ट्री है वहां के जो आसपास की विसिनिटी में जो लोग रह रहे हैं वो भी एक तरीके से क्या कहलाएंगे, स्टेक होल्डर्स। तो इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मतलब इन्वेस्टर को क्या चाहिए, एक इन्वेस्टर क्या होता है, सही प्रॉफिट लॉस मिल जाए तो मैं इन्वेस्ट कर दूं। कौन देता है ये इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर, है ना। बैंक वगैरह का के लिए करते हैं, भाई हमको किसी को लोन देना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी दम कितनी है, फाइनेंशियली तुम्हारी दम है या नहीं, इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, तो वो है कि नहीं। फिर ऑडिटर एक ओपिनियन देता है कि भैया मेरे विचार में ये सही है या नहीं। देखो ये ओपिनियन वर्ड कहाँ से है, समझना। ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना
सर्टिफाई क्यों नहीं कर देता कि सब सही है? चेक तो कर रहा है ना। पर जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया, देखा गया कि कितना क्या रहता है, तो होता ये कि इतना डिटेल्ड है, समझ रहा है, कि 100% तो चेक हो पाना बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। समझ रहा है? यानी ऑडिटर एक एक ट्रांजेक्शन चेक कर ले, दिस इज इम्पॉसिबल। आप इमेजिन करो कि एक बैंक तक के कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे, एटीएम एटीएम में ला करके। तो भाई अ, हमने जब ये हिसाब लगाया कि भाई अगर ऑडिट करवाएं, अगर पूरा एकदम सर्टिफाई वाला ऑडिट करवाएं, तो इतना खर्चा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इतना टाइम लग जाएगा कि उसकी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो फिर खूब सारा कुछ सोच विचार करके ये निष्कर्ष पे पहुंचे, ये कंक्लूड किया कि यार एक काम करते हैं, अ, अपन लोग क्या करते हैं कि भाई ओपिनियन वाला हिसाब किताब कर देते हैं। मतलब क्या होगा कि ऑडिटर अपना प्रोफेशनल ओपिनियन देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके ओपिनियन देगा कि उसके विचार में कितने सही है। समझ में आ रहा है? और हम उसमें एक छोटा सा स्कोप रखेंगे कि भैया हम गलत भी हो सकते हैं। तो गलत भी हो सकते हैं तो फिर तो भरोसा ही कैसे करें? तो पॉइंट ये है कि वो अपना पूरा हिसाब किताब बताएगा कि देखो मैंने सैंपल निकाले, मैंने ये सारा कुछ। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि जैसे चावल की एक बोरी है, और किसी व्यक्ति को बोला गया कि हाँ यार ये चावल टेस्ट कर लो कि गड़बड़ है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो उसने ऐसे ऊपर से थोड़ा सा देखा, ऐसे हाथ हाथ उसमें घुसा करके अंदर से ऐसे चावल निकाल करके तीन चार जगह से देखे। समझ में आ रहा है? पूरा एक एक दाना चेक नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ओवरऑल उसने बोला कि भैया ये तो सही है, कुछ उसने पैरामीटर लगाए। अब ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी भी चावल गड़बड़ निकल जाए? है ना? समझ में आ रहा है? तो वो स्कोप रहेगा, बट चेकिंग से एटलीस्ट एक रिलीफ मिल गया कि हाँ भाई सही है। यही काम है ऑडिट का, ठीक है ना। कि वो कोई सर्टिफिकेट ऐसा बना करके नहीं देता कि भैया अब मैंने चेक कर दी है तो अब इसमें कोई गलती नहीं होगी, है पॉसिबिलिटी उसमें गलती की। और दूसरा पता है, एक चलता कॉन्सेप्ट कि देखो ओवरऑल, समझ में आ रहा है, 1,000 करोड़ की कंपनी, 10 रुपए का रिक्शे का बिल गलत लगाया हुआ है इन लोगों ने, ये खर्चा हुआ नहीं और इनने कर दिया। क्या मतलब? समझ में आ रही है बात? इसलिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है मटीरियलिटी का। यानी हाँ, तो ऑडिटर ऐसे देखते हैं कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, अगर उसमें कुछ छोटी मोटी गड़बड़ होगी भी किसी कारण से, और मान लो मिल भी जाती है, तो भी कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑडिटर को 10 रुपए की भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा है। यानी कि पूरा ऑडिट होगा किस लेवल से? मटीरियलिटी के लेवल से। समझ में आ रहा है? जो इंपॉर्टेंट है और बड़े अमाउंट, अच्छा कई बार छोटे छोटे अमाउंट मिला करके भी बड़े हो सकते हैं, या इंडिविजुअली बड़े अमाउंट हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेगा। इस पूरे हिसाब किताब को करने के लिए जिम्मेदारी उठाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। तो उन्होंने ऑडिट करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए कि भाई देखो ऑडिट ऐसे करना है, ऐसे करना। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, उनको ये सारी जो चीजें हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, निभानी पड़ेंगी। अपन लोग पर्पस और ऑडिटर का रोल पढ़ रहे हैं, तो प्रोफेशनल ओपिनियन देगा वो अपना। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऑडिटर्स इंश्योर दैट कंपनीज कंप्लाई विद relevant regulations, accounting standards and legal requirements। तो देखो, ऑडिट के लिए पर्टिकुलरली बहुत सारी रेगुलेशंस, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस टाइप के इशू की, ठीक है ना। तो अब कंपनीज के अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होगा, इसके लिए कौन कौन बताता है? तो एक तो कंपनीज एक्ट भी बता देगा, आईसीएआई, चूंकि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं ऑडिटर, तो वो किसके थ्रू बन रहे हैं? आईसीएआई के थ्रू। तो आईसीआई मेन बॉडी है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो इंस्ट्रक्शन देगी कि भैया देखो ऑडिट ऐसे करना है। आईसीआई को बहुत चिंता है किस बात की, कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत काम करेगा तो अपने ऊपर नाम आएगा। चार आईसीआई मतलब फैमिली, पेरेंट्स, बड़े दादा, उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके बच्चे। आ रही है बात समझ में? तो आईसीआई जो है इंस्ट्रक्शंस इशू करता है। कंपनीज एक्ट क्यों करता है? कंपनीज एक्ट का सरकार ने बनाया पूरा कानून वानून कि भैया देश में व्यवस्था सही चलनी चाहिए। तो उसने भी बोला कि ऑर्डर को ये सब देख लेना, और ये सब जुड़े भी हुए आईसीआई के बाद। और फिर बीच में कुछ कंपनीज का गड़बड़ गड़बड़ हुआ, तो सरकार ने कहा कि अरे यार यहाँ तो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उन्होंने एक और अथॉरिटी बना दी जिसका नाम है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो एनएफआरए भी देखेगी
यहाँ नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में। यहाँ मैं तुमको रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को निभाने। समझ में आ रहा है? तो एक्ट से आएंगे, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। आईसीएआई से आएंगे। सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस कौन इशू करता है? आईसीए। अरे इसको पूरा पता है, पूरे 70-80 साल से कौन मैनेज कर रहा है इसको? आईसीआई ही तो मैनेज कर रहा है ना। क्लियर है? ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट हो गई। और अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब भाई ऑडिटर अगर चेक करने जाएगा तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके लिए भी क्या है? स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग कैसे होगी उसको भी पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो ऑडिटर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पता होना चाहिए। मतलब ये है कि ऑडिटर अगर चेक करने जा रहा है तो कैसे चेक करेगा, वो तो है। जो चीजें चेक करने जा रहा है उसका भी तो महारत किसकी होनी चाहिए? ऑडिटर की होनी चाहिए ना। क्लियर? फिर क्या है? पब्लिक ट्रस्ट एंड इकोनॉमी। By providing reliable information, auditors contribute to market stability and overall economic। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है ये? इंफॉर्मेशन सही से जाएगी तो मार्केट स्टेबल रहेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मतलब पब्लिक ट्रस्ट और इकोनॉमिक, ये इसको आप अपने आंसर का फ्रेम मान सकते हो। समझ में आ रहा है? इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल को सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, और ये हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ही, मतलब एक तरीके से समझ लो कि बेटर किया है। क्योंकि क्या होता है कि वो याद नहीं हो पाता, वो पूरा पैराग्राफ फॉर्म में होता है। समझ रहे हैं? तो आप इसको जो है वो उसके मेन कीवर्ड्स जो है वो हमने बना दिए। ठीक है ना? अब मॉड्यूल में आपको एक स्टोरी दी गई है समीर नाम के बंदे की। ठीक है? ऐसे केस टाइप का दिया हुआ है कि समीर एक बंदा है, वो सोच रहा है कि ऐसा ऐसा। वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। क्लियर है? कि अरे ये कंपनी का ऑडिट कैसे होता होगा, क्या होता होगा, वो समझाने के लिए। ठीक है ना? तब देखो, कंपनी ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, पब्लिकेशन ऑफ ऑडिटेड रिजल्ट्स। तो देखो, लिस्टेड कंपनी सबसे पहले। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो देश की सबसे बड़ी कंपनीज है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी मतलब कि पता क्या हो गया? उसका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपोजर है। अब पब्लिक एक्सपोजर है, देश में नया व्यवस्था और ये सब बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कि पब्लिक के साथ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा रूल्स किस पर लगते हैं फिर? पब्लिक कंपनीज पर। उन कंपनीज पर जो कि, है ना? तो कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसको काफी फायदा मिलता है कि भैया अब तो उसको फाइनेंस की या वैसे प्रॉब्लम नहीं है, उसको यही शेयर प्राइस का ध्यान रखना है। पर कंपनी को लॉस वॉस होता है तो उसकी शेयर प्राइसेस डाउन होती है, तो कंपनीज काफी कंसर्न रहती है। तो लिस्टेड कंपनीज जो है उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाती है सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सबसे बड़ा रेगुलेटर है पूरे सारे मार्केट्स का। तो ये बोलता है, इसके इंस्ट्रक्शंस पे जो लिस्टेड कंपनी, उनको हर 3 महीने में क्या करने पड़ते हैं? अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। इसके अलावा साल के एंड में भी पूरे ऑडिटेड अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। ठीक है? इन्वेस्टर्स वगैरह जो हैं, एनालिस्ट वगैरह होते हैं, वो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि भैया कंपनी का क्या रिजल्ट आ रहा है। और कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा है वो कंपनी अपने अकाउंट्स बना रही है, लेकिन उन अकाउंट्स को चेक कौन कर रहा है? ऑडिटर। आ रहा है समझ? तो समझ रहे हो कैसे जुड़ी हुई है ये सारी चीजें? है ना? इम्पैक्ट ऑन मार्केट परसेप्शन। अगर ऑडिटर ने चेक किया, ऑडिटर ने बोला कि यार ये स्टॉक इनका वैल्यूएशन सही नहीं है, एक बार इमेजिन करो कि ऑडिटर के रिमार्क का क्या फर्क पड़ सकता है। आपको पता है अभी रिसेंट में चाइना ने एक एआई मॉडल लॉन्च किया था, डीप सीक। सुना है? जिस दिन डीप सीक लॉन्च हुआ था उस दिन यूएस के एनवीडिया की वैल्यूएशन कितने से गिरी थी? मतलब ऐसे समझो कि 100 बिलियन, ऐसे कुछ का फिगर है, शायद ज्यादा है। 100 बिलियन, मतलब जस्ट इमेजिन। ठीक है? कि मैं कह रहा हूँ चलो 50 बिलियन भी गिरी, 50 बिलियन कितना होता है? तो आप इमेजिन कर रहे हो 1 बिलियन कितना होता है?
1 मिलियन, और ये डॉलर्स में बात चल रही है, ठीक है ना। ये लेवल जा सकता है किसका? ऑडिटर के एडवर्स रिमार्क का, कि ऑडिटर ने बोला कि भैया ये कंपनी में उतना कुछ सही नहीं है, तो पता चला कि भाई कंपनी का वैल्यूएशन एकदम से गिर गया, मतलब पूरा मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर है? तो ऑडिटर के एडवर्स रिमार्क लिस्टेड कंपनी के लिए मतलब एकदम जानलेवा हो सकता है, समझ रहे हो? इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट शेयर प्राइसेस एज सीन इन द आईटी कंपनी। एक आईटी कंपनी, पता है आपको, सत्यम कंप्यूटर्स का केस हुआ था 2008 में। चलो ठीक है, डिस्कस करेंगे, आएगा एक बात। अच्छा, क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह अगर मान लो एक क्वार्टर में गिरे या ईयर ऑन ईयर गिरे, तो इसके चक्कर में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है। और फिर इस चक्कर में क्या होता है, भैया हमारा प्रॉफिट कम ना दिखे, इसलिए कंपनीज मैनिपुलेट करके हो सकता है क्या करें, प्रॉफिट बढ़ा करके दिखाना चाहें। समझ में आ रहा है? और फिर इसी चीज को कंट्रोल बेसिकली कौन कर रहा है? क्लियर है ना? तो बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेन से जनरल पब्लिक जो भी इन्वेस्ट कर रही है, जो भी उससे जुड़ी हुई, वो सब जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। आ रहा है समझ में? है ना? इंपॉर्टेंस फॉर लेंडिंग एंड क्रेडिट। अब बैंक में मान लो कोई बंदा लोन लेने गया, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना, वो बोल रहा है कि अरे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बैंक वालों को कैसे पता? हाँ, क्या स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख लाओ तुम भाई कि मेरा तो 4 करोड़ का टर्नओवर है, 5 करोड़ का टर्नओवर, है ना? तो बैंक्स रिक्वेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस अ बोरोवर्स फाइनेंशियल हेल्थ। समझ में आ रहा है? और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ये कौन कर रहा है चेक? ऑडिटर। समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली बैंक वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर्स हैं उनकी रिपोर्ट देखते हैं कि भैया सही है कि नहीं। ठीक है ना? नहीं लगता वो अपने लेवल पर भी करवाते हैं। पॉजिटिव ऑडिट रिपोर्ट से क्या होता है, आपको उधार मिलने की, लोन मिलने की संभावनाएं जो है वो बेटर हो जाती है कि नहीं? फिर कंट्रीब्यूशन टू टैक्सेशन, टैक्स कैलकुलेशन। कंपनीज पे टैक्सेस based on profits reported in their audited financial statements. Accurate audits ensure proper tax collection, supporting national revenue and government budgets. आ रही है समझ में? क्या बोल रहे हैं? सीधी सी बात है, वैसे तो देखो कंपनीज का प्रॉफिट अलग निकलता है, इनकम टैक्स का अलग निकलता है, लेकिन फिर भी समझ में रहा है, बहुत सारी चीजें तो कॉमन ही रहती है ना, मैक्सिमम 90%। तो क्या होता है कि प्रॉपर टैक्स प्रॉपर प्रॉफिट पे निकलता है, तो वो अगर सही से चेक नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, यानी वो भी जुड़ गया। और इकोनॉमी और नेशन बिल्डिंग में कैसे, अगर अच्छे से ऑडिट होगा तो कंपनीज पर ट्रस्ट बढ़ेगा। सोचो अगर आए दिन ऐसा निकलते जाए कि अरे ये कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, वो कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, तो आम लोग डर जाएंगे, फिर हमारे देश का प्रॉपर मार्केट जो है वो डेवलप हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इसलिए अगर कोई भी, अगर ऐसी खबर आ जाती है ना कि देखो कंपनी ने फ्रॉड किया, इसमें तो पैसे लगा करके इन्वेस्टर डूब गया, तो वो चीज बहुत सीरियसली ली जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगर गिर गया तो लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते। देश के लिए बहुत जरूरी है कि कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जो है वो चलता रहे। क्लियर है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Their professional opinion has far-reaching consequences for stakeholders and the nation's economy. क्या बोल रहे हैं? सीधी बात है कि प्रोफेशनल ओपिनियन के आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो थोड़े बहुत ऐसे नहीं कि बस शेयर होल्डर को दे रहे हो तो शेयर होल्डर पे फर्क आ रहा है, सब जगह पर फर्क आ रहा है, ये क्रेडिटर पे
इन्वेस्टर पे, जनरल पब्लिक पे, गवर्नमेंट पे, सब पे फर्क आ रहा है। क्लियर है? पूरे देश की इकोनॉमी पे फर्क आ रहा है। इस तरीके से जुड़े होते। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन पे बोलते हैं ना कि नेशन का पूरा डेवलपमेंट डिपेंडेंट है, वो एक्चुअली में इसी तरीके से। क्लियर है ना? चलो, तो आज के बिजनेस में ऑडिटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तुम समझो, जोमेटो अब कैसे काम करता है। हर व्यक्ति एप्लीकेशन बेस पे, अगर मान लो कि उसको पैसे दे रहा है, वो जा रहे होंगे, मान लो कि उसको मल्टीपल बैंक अकाउंट में रूट कर दे, कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना? मान लो कि कंपनी दिखा दे कि पूरे देश में है जोमेटो, उसको 1 करोड़ ऑर्डर आए, और कंपनी अगर अपने सॉफ्टवेयर में कुछ भी करके बोले कि 1.5 करोड़ ऑर्डर आए, तो पॉइंट समझ में आ रहा है ना? कि अगर ऑडिट नहीं है तो नोबडी कैन नो कि भैया क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? और तुम इस बात को सोचो कि ऑडिटर भी ये चीजें कैसे चेक करता होगा। समझ में आ रहा है? हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं होते हैं एक्सपर्ट। ठीक है? इसमें ना अलग से क्या होता है, अलग से डिग्रीज होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद आपका स्पेशलाइजेशन होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में। आईटी ऑडिट्स वगैरह अलग से होते हैं। क्लियर है? जिसमें कि प्रोग्रामिंग और वो सब चेक होती है, तो काफी डिटेल्ड है ये। ठीक है? इसीलिए जितना कॉम्प्लेक्स है आज की डेट में एनवायरमेंट, उतना ज्यादा जरूरी है क्या, ऑडिट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कॉन्फिडेंस एंड अश्योरेंस टू यूजर्स फॉर डिसीजन। ठीक है? फिर वाई स्टेक होल्डर्स रिलाई ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों ऑडिटर, स्टेक होल्डर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्यों? इन्वेस्टर का अपना काम रहता है कि भाई उसको कंपनी का रिटर्न विटर्न पता लगाना, और वो सही पता लगे ना। ऑडिटर ने चेक किया तो भरोसा हो जाता है कि हाँ यार ये सही है, मतलब। शेयर होल्डर्स, फिर शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा रखा है कंपनी, कंपनी वाले उस पैसे का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसका सही हिसाब किताब मिले, तो कोई थर्ड पर्सन चेक करके बता दे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए ऑडिटर की वो है। बैंक के लिए कैसे काम का है? उधार देना है तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही देंगे। सरकार के लिए कैसे? टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेड यूनियन पता है क्या होता है? जैसे वर्कर यूनियन वगैरह नहीं होती, उन सबको ट्रेड यूनियन बोलते हैं। तो वो सब क्या करती है? भाई उनको वेजेस वेजेस ढंग से मिल रहे कि नहीं मिल रही। पता चला कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, वो वर्कर को बिल्कुल निचोड़े पड़ी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड यूनियन तो उसमें हेल्प करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी सेटल क्लेम्स एक्यूरेटली बेस्ड ऑन वेरीफाइड फिगर्स। समझ में आ रहा है? मतलब कहीं आग लग गई, अब कहीं आग लग गई तो 1 लाख का माल जला तो कोई क्या बोलेगा, करे 10 लाख का था, तो कैसे चेक होगा? अगर पहले जब बिजनेस चल रहा था तब ऑडिट हुआ हुआ है, तो उससे पता लग जाएगा कि भाई कितना था, जो जिसमें से अपन लोग हिसाब लगा लेंगे कि कितना जल। नहीं तो जल गया उसके बाद तो तुम कितना ही बोल लो। इंश्योरेंस कंपनी भी यूज करते हैं। ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, है ना, इसमें तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वाई शेयर होल्डर्स रिलाई ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना, इसको पढ़ना और फिर क्वेश्चन आंसर जरूर करने पड़ेंगे, इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो ऑडिटिंग प्रोफेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑडिटर्स प्ले अ वाइटल रोल in maintaining transparency and credibility in financial reporting. In a dynamic legal and regulatory environment, auditors help unfold fair practices and accountability. ठीक है ना? तो ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने में, मतलब ट्रांसपेरेंसी क्या है कि भैया पब्लिक को जनरल पता रहे, क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब साइन करता है ना, तब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि हाँ यार ये सही है। आ रहा है समझ में? ठीक है? तो व्हाट इज ऑडिटिंग अगर पूछा जाएगा तो कर लोगे, नेचर और स्कोप पूछा जाएगा तो कर लोगे क्या, और लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट करेंगे अभी अपन।
क्लियर है ना, कि भाई क्या क्या नहीं कर सकते ऑडिट, या ऑडिट करने के बाद भी क्या चीजें इंश्योर नहीं हो सकती। तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब, उसमें ऑर्डर कैसे पता लगा लेगा, वो तो फूड डिपार्टमेंट वाले का काम है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो ऐसे चीजें हैं, लिमिटेशन है कि ऑडिट पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लेता है, 100% हर चीज पे तो ना कमेंट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन सब पे कर रहा है। ऑडिटिंग की का ओरिजिन कैसे हुआ? तो देखो, हिस्टोरिकल प्रेजेंस इसकी दिखती है इंडिया में भी। 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें उसने बताया था कि भैया, अपन जैसे अभी अपन लोग नहीं लेके चलते कि 1 साल का है, तो इसके ट्रेसेस 4th सेंचुरी BC से मिलते हैं। ठीक है, कि अकाउंट क्लोजर के उसने प्रोसेसेस दिए थे, है ना, तो उसने मिस स्टेटमेंट की चेकिंग का दिया था, पावर मिस यूज करके अगर कोई कर रहा था तो। भाई देखो, पहले भी राजा महाराजाओं के जमाने में क्या होता था, ट्रेजरी होती थी, समझ में, एक ट्रेजरर होता था, फिर लोगों से लगान आता था, किसानों से, फिर राजा महाराजाओं के खर्चे अपने होते थे, और फिर पब्लिक के लिए भी खर्चा होता था, बहुत सारी जनरल पर्पस की चीजें भी वो बनाते थे, समझ में रहा है, जनता के लिए। तो अब भाई पैसा आ जा तो रहा है ना, तो उस समय भी कुछ तो व्यवस्था होगी ना भाई। 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बना। क्लियर है कि भाई क्या हो रहा है ना, देश में पूरे जो कंपनी वगैरह इन सबका ऑडिट करना। पर ऑडिट की नीड तो हजारों सालों से है, ठीक है नहीं? भाई जब से पैसा बना होगा, तब से उसका हिसाब किताब बना होगा, और हिसाब किताब को करेक्ट करने का भी बना होगा। राजा महाराजाओं के जमाने में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा थोड़ी हर समय वो करता रहेगा, और ट्रेजरर गड़बड़ कर रहा है तो इस बात को राजा कैसे चेक करेगा? तो कुछ ना कुछ ऑडिट की व्यवस्था होती होगी। हम लोग का उस समय का कुछ वैसा तो था नहीं। तो कौटिल्य ने जो बुक रखी थी उसमें ट्रेसेस मिल गए, तो हमने कहा अच्छा हाँ, हमारे यहाँ भी ऑडिटिंग तो थी, मतलब आ रहा है समझ में? Demonstrate that basic principles of verifying financial records were recognized long. Etymology: the term audit, ये Latin word audiere या to hear शायद, medieval times में auditors listen to accounts being read out to ensure there was no negligence or fraud. ठीक है ना? फिर impact of industrial revolution, rapid growth in trade and commerce in Europe led to a surge in demand for auditors. क्यों? भाई ट्रेड कॉमर्स बढ़ेगा, तो अब देखो यार, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके देखो, एक बिजनेस वाला बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और हिसाब किताब भी कर रहा है। जितने बिजनेसमैन तुम्हारे घर में बिजनेस जॉब वाले, बिजनेस ही है ना। हाँ तो भाई जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है हिसाब किताब करता होगा कि भैया कितना गया, कितना आया, कितना बचा। लेकिन हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता। आ रहा है समझ? तो आप समझो कि ऑडिटर की नीड कितनी बढ़ जाती है, समझ में रहे? जितना ट्रेड कॉमर्स बढ़ा या बढ़ेगा, समझ में रहे, उतनी किसकी नीड बढ़ने वाली है बेटा? ऑडिटर। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड सिस्टमैटिक फाइनेंशियल चेक्स टू मेंटेन ट्रस्ट एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। गलती से या जानबूझ के, दोनों चीजें इरेगुलरिटी में कवर होंगी, समझ में रहे? एरर और फ्रॉड याद रखना, ये टर्म्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, एरर्स और फ्रॉड्स। तो इतिहास में हमारे उसमें कैसे होता था ऑडिट? तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ऑडिटर जनरल होता था, समझ में आ रहा है? तो जो, अच्छा, इसके पास अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों का टास्क, समझ में आ रहा है? लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, अगर जिसको खाना बनाने बोलोगे और उसको बोले कि तुम ही बताओ अच्छा बनाए कि खराब, तो वो तो अच्छा ही बोलेगा ना। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि चेकिंग वाला इंडिपेंडेंट होना चाहिए, समझ में आ रहा है? चेकिंग वाला वही नहीं हो सकता जो कि बना रहा है, क्योंकि वो तो बोलेगा सही बने, आ रहा है समझ? और उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी तो वो तो कभी पता लगने ही नहीं देगा। इसलिए हमेशा ऑडिटर जो है वो अकाउंटिंग वाले से डिफरेंट होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है वो होना बहुत जरूरी। ग्रेजुअली बिकेम अ स्टैट्यूटरी पोजीशन विथ फॉर्मलाइज अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना? मतलब पहले तो उन्होंने अपॉइंट किया था,
फिर इवेंचुअली लीगल पोजीशन प्रॉपर बन गई, फॉर्मल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। फिर क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में सर्वोच्च पद ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएजी एक पूरी वो बना रखी है, सरकार ने अलग से एक्ट से बनाई है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अच्छा, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज होती है ना, उसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से आती है? सीएजी। समझ में आ रहा है? तुम उसको डालोगे तो तुमको पता ही लगेगा। जितने भी पॉलिटिकल नेता होते हैं इसको पॉलिटिकली बहुत यूज करते हैं। अरे, सीएजी की रिपोर्ट में ये है, सरकार ने ये गलत किया वो गलत किया, देखो सीएजी की रिपोर्ट में, देखो सीएजी की रिपोर्ट में। सीएजी जो है सरकार का ऑडिटर एक तरीके से, और हर कंपनी का ऑडिटर भी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ऑडिट्स गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अब भाई अपन मान लो चालान कटा, समझ में आ रहा है? रसीद वाला, तो वो पैसा कहाँ गया, कैसे यूज हुआ, ये हर चीज का हिसाब किताब जो है वो होता है उसमें। क्लियर है? इंस्टीट्यूट बना पार्लियामेंट के एक्ट से 1949 में। बहुत बड़ी बात है कि अपना एक कोर्स जो है वो पूरा एक्ट से बना हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो ये पूरा प्रोफेशन कंट्रोल करता है एजुकेशन के लिए, और एक्चुअल मार्केट के लिए जो भी पूरे सारी चीजें हैं उनको ये कंट्रोल करता है। क्लियर है? चलो, अब है ना, एमसीक्यूज कर लेते हैं। व्हाई इज द ऑडिटिंग प्रोफेशन इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न बिजनेस? बताओ, क्या लग रहा है ना? ठीक है, क्लियर है ना? चलो सेकंड वाला बताओ, आपको एमसीक्यूज भी आते हैं, पता है ना? सेकंड वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स यूज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल रिटर्न्स? यूजर तो होते हैं सब इन्वेस्टर्स, है ना? तो फ्यूचर रिटर्न्स को देख के एक बंदा इन्वेस्ट करता है कंपनी में। बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे यूज करते हैं इसको? क्रेडिट वर्दी नहीं इसके लिए कि भैया इसको लोन दे के ना दे। फिर गवर्नमेंट कैसे यूज करती है, क्यों रिलाय करती है? हाँ, है ना, टैक्स के पर्पज से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की क्वेश्चन दैट ऑडिटिंग एड्रेसेस? सी। ऑडिटिंग की मदद से प्रॉफिट थोड़ी ना इंक्रीज करना हम सीखेंगे। ठीक है, कौन से एंशिएंट टेक्स्ट में ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स पता लगते हैं? अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य के अर्थशास्त्र, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग? नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का क्या पर्पस नहीं था उसके हिसाब से? ठीक है, बाकी तीनों थे उसके में। अभी ऊपर जो पढ़ा ना अपन ने उसी के बेस पे। ठीक है, फिर व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑडिट? ऑडायर मीन्स टू हियर। मतलब पहले सुन करके करते थे कि भैया राजा है, उसके सामने आया मंत्री, उसने सुना दिया ऐसा, तो सुन के उसने चेक कर लिया कि अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो वो बेसिकली ऑडायर वर्ड जो है वो वहां से आया है। समझ रहा है कि तुम बताते जाओ हम सुन रहे हैं। क्लियर है? इसलिए उससे आया। ठीक है ना? चलो नाइन्थ वाला, मिडिवल पीरियड में ऑडिटिंग आमतौर पर कैसे कंडक्ट होती थी? हम्म, बी, अरे लो, अभी बता दिया।
क्लियर है? ठीक है ना, सुन करके होती थी, इसीलिए और डायर वर्ड आ रहा है। विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इंक्रीज द डिमांड फॉर ऑडिटर्स? बताओ किस चीज के कारण डिमांड बड़ी होगी ऑडिटर्स की ज्यादा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सिंपल है। फिर व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर इंक्रीज डिमांड फॉर ऑडिटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के भी कारण क्यों आया, क्यों बढ़ा? बी आ रहा है समझ में? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस रिक्वायरिंग सिस्टमैटिक फाइनेंशियल चेक्स। क्लियर है? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑडिटर जनरल इन इंडिया? बताओ। करो इसके दो तीन उत्तर। क्या होगा 12th वाले का? ए। ठीक है, 13th का? टू ऑडिट गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, 14th का? ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15th का? प्राइमरी फंक्शन क्या है आईसीआई का? टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, चलो अब मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है ना, ये तो याद ही कर लेना है, बहुत बार डिस्कस होगी क्योंकि इसी में सारे फीचर्स छुपे हुए। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि भाई देखो, कोई थर्ड पार्टी करना चाहिए। क्यों? जो भी स्टेक होल्डर है या कुछ है तो फिर वो तो भाई बायस्ड हो जाएगा ना। मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं और उसी का ऑडिट मुझे दोगे, तो मैं अपने फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाऊंगा, सच झूठ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। और इसीलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी। उसका कोई भी इमोशनल कमर्शियल पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एंटिटी में। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अगर है तो क्या होगा? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसलिए कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखी गई। रिलेटिव्स किस तरीके से होंगे, स्टेक मतलब मैंने पैसे से मेरा स्टेक है, मैंने कंपनी से उधार लिया हुआ है, कंपनी के साथ मेरा बिजनेस कनेक्शन है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे हम लोग, है ना, ये तय करेंगे कि कौन ऑडिटर बनेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी है नहीं। देखो यहाँ कंपनी तक सीमित नहीं है, यहाँ पर एंटिटी वर्ड में पार्टनरशिप कंपनी सब इंक्लूड होंगे। दूसरा फिर ये तो कॉमन है कि भाई प्रॉफिट हो या ना हो, ऑडिट तो होगा। ठीक है ना? ऑडिट ये देख करके नहीं होता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ या क्या। सच्चाई चेक करनी है तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, बहुत बड़ी कंपनी है तो भी ऑडिट होगा, छोटी कंपनी है तो भी ऑडिट होगा। लीगल फॉर्म, कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, किसी का भी ऑडिट हो सकता है।
अच्छा, ये एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है? ताकि इस पर हम ओपिनियन दे पाए कि भाई हमारे विचार में कितने सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कितने सही से बने हैं, इस बात पर अपना ओपिनियन दे पाए। फिर क्या है? एलिमेंट ऑफ ऑडिट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मींस ऑडिटर का जजमेंट किसी भी और से क्या नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। देखो, अगर मेरा जजमेंट किसी भी अन्य व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हुआ तो क्या होगा? तो भाई फिर तो ऑडिट का क्या ही मतलब निकला, फिर तो आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति का ओपिनियन दे रहे हो ना। इंडिपेंडेंट होना आपका बहुत जरूरी है ओपिनियन का। ठीक है, इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड अनबायस्ड। समझ में आ रहा है? अब देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्ड या जजमेंट नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपका एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट में आया तो ठीक है। वैसे तो हाईलाइट कर दिए मेन मेन वर्ड्स, बोल्ड कर दिए, बट फिर भी ध्यान रख लेना। तो कैन बी अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और एनजीओ। समझ में आ रहा है? मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी एंटिटी जो धर्म कर्म का कार्य कर रही है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे उसमें बोलते हैं सेंटेंस में नॉर्मल कि भगवान को भी सीए के साइन चाहिए होते हैं। आ रहा है समझ में? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई जितने जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, सब किसी न किसी ट्रस्ट में है। तुम्हें पता है, बालाजी जो है, बालाजी मंदिर है, ठीक है, उनकी नेट वर्थ इन्फोसिस से ज्यादा है। अरे सुन, बालाजी मंदिर का डीमैट अकाउंट है और उनके पास शेयर्स है। मतलब इट्स लाइक कि भगवान के पास शेयर्स है। समझ में आ रही है बात? लोग वहां शेयर्स भी दान करते हैं, तुम्हें पता है ये बात? ठीक है, सोना तो करते ही, शेयर्स भी करते हैं दान। ये 10% अपने शेयर्स का ट्रस्ट के नाम पर कर दिया। ठीक है ना? तो ये सब एंटिटीज है, तो इनका भी क्या होता है, ऑडिट होता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, पूरा हिसाब किताब कि भैया इतना पैसा लगा टाइल बनने में, बिल्डिंग बनने में, ये सब तो जरूरी है ना। कोई गड़बड़ तो वहां भी इंसान तो इन्वॉल्व है ही ना। ठीक है, चलो फिर क्या है? ये हो गया ना। अच्छा, मेन पर्पस क्या है? ओपिनियन देना। ओपिनियन फॉर्म करो, एक्सप्रेस करो। ओपिनियन कैसे देंगे? कि ऑडिट करने के बाद ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट इशू करेगा, जिसमें वो अपने विचार व्यक्त करेगा। उसको किन किन बातों के बारे में बताना है, ये सब कंपनीज एक्ट से और आईसीआई से आया, तो वो पूरा बनाएगा और अपना ओपिनियन जो है वो कर देगा। फिर कंपनीज अपने सारे शेयर होल्डर्स को अकाउंट्स वगैरह भेजती है, तो साथ में वो ऑडिटर की रिपोर्ट भी भेजेगी। क्लियर है? ठीक है, क्रेडिट। चलो फिर क्या है? ओपिनियन से क्या पता लगता है? ओपिनियन किस बारे में होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। ट्रू और फेयर, याद रखना, ये एकदम एक एक रुपए, एक एक पाई का हिसाब नहीं होता है ना। ऑडिट होता है पूरा मटीरियलिटी के हिसाब से। मटीरियलिटी मतलब कि मैं 10-10 रुपए की मिस्टेक देखने नहीं जा रहा हूँ भाई। समझ में रहा है? एंटिटी के हिसाब से होगा। किसी एंटिटी के लिए 5 करोड़ भी कम है। रिलायंस का वैल्यूएशन क्या है? 20 लाख करोड़। समझ में रहा है? और 10 करोड़ का इधर उधर हो गया तो भी कोई फर्क, खास फर्क शायद ना पड़े। एक बार इमेजिन करो, पूरी एंटिटी में मिला करके 10 करोड़ का फर्क क्या है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? ठीक है। और लेकिन एट द सेम टाइम 1 करोड़ की एंटिटी के लिए 10 लाख भी बहुत हो गए। 10 लाख का मैसेज स्टेटमेंट, तो मेन बात यही चल रही है कि भाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। फिर इंडिपेंडेंट एनहांसेस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, prevents bias or undue influence from the entity's management or personal connections। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं?
भाई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं किसी को फेवर करना चाहता हूँ, अगर मान लो किसी को भी दिखा कि भाई मैं किसी को फेवर करना चाह रहा हूँ, तो रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? क्लियर है? अंडी इन्फ्लुएंस। समझो, मैं किसी का एम्प्लॉय हूँ और मैं अपने ही बॉस का ऑडिट करने जाऊँ, क्या होगा? कभी भी अच्छे से नहीं कर पाऊँ। आ रहा है समझ में? इसीलिए पर्सनल कनेक्शन और एंटिटी के मैनेजमेंट से हट करके क्या होना चाहिए? ऑडिटर होना चाहिए। ठीक है ना? लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। सोचो रिलेटिव का बिजनेस अगर ऑडिट कर रहे हो तो एक सीए अपने भाई का प्रोप्राइटी कंसर्न का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप से क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगी। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग शेयर्स इन द क्लाइंट्स कंपनी, एक सीए ऐसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता जिसके शेयर्स उसने होल्ड कर रखे, क्योंकि फिर तो मैं उसका प्रॉफिट ही चाहूंगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, है ना? बाकी का कल करेंगे। ठीक, तो अभी इतना कर लो, है ना? मॉड्यूल से एज इट इज मैच कर जाएगा तुम्हारा।